हेलो दोस्तों, बहुत शानदार सा क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। जैसे कि आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम दी गई है जिस पे हमें सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है और सी पॉइंट पे एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इस क्वेश्चन में हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम m/EI का डायग्राम बनाएंगे और m/EI डायग्राम सेम होता है अगर आपकी इलास्टिक मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी ना करें। हम इस क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं हमारा E इंटू आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं जो, और यहाँ पे हम इसको डेजिग्नेट करते हैं BMD से, राइट। इसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले एक साइड में हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये और हमें अच्छे से समझ में आए और हम इसका फर्दर यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये L/2 है, ये भी L/2 है, ये पॉइंट A है। तो सबसे पहले हम, और दोस्तों ये Q दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये Q है, Q रेट से वेरी कर रहा है, यहाँ पे भी हम Q लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये पता है कि बाय आवर नॉलेज कि अगर यूडियल लोड लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं इधर से, ये ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस आप मान लीजिए x। तो आपको पता है कि इस पे जो लोड लगेगा इधर से लेके इधर तक, इसको हम बोलते हैं Q इंटू एक्स, राइट। और ये जो Q इंटू एक्स है, इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो इस x का आधा होगा, यानी x/2। तो इसको हम x मान लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा m आ गया, mxx। दोस्तों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि हम हर एक पॉइंट में मोमेंट निकाल रहे हैं, दैट्स इट, वही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हमने इस पॉइंट पे निकाला बेंडिंग मोमेंट, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट आया फाइनली Q इंटू x²/2। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये लोड नीचे लग रहा है तो हम इसको यहाँ नेगेटिव से शो कर सकते हैं, mx। ये हमारा mx आ गया। अब दोस्तों ये एक सिंपल पैराबोला की इक्वेशन है, तो हम ये जानते हैं कि अगर हम x = L/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम पुट करके एक बार देख लेते हैं। x = L/2 को x = L/2 माइनस Q इंटू L/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस QL²। 2 into 2 is 4 and 4 into 2 is 8 माइनस QL²/8, राइट। इस चीज़ को हम प्लॉट कर लेते हैं हमारे BMD डायग्राम में। एक बार आप फिर से इक्वेशन देख लीजिए। हमारी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ये है, जो कि इसकी हम रेंज भी लिख देते हैं दोस्तों। ये जो x हमारा वेरी कैसे कर रहा है हम वो भी बता देते हैं। ये हमारा x जो है, इट इज़ वेरिंग बिटवीन C to B, okay, C to B, that is from point B to C। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम अपनी प्लॉटिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि L/2 दिया हुआ है, हम यहाँ पे पॉइंट अपना मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये है L/2, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। दोस्तों इसको कनेक्ट कर दीजिए आप, ये इस तरीके से। ये जो लेंथ हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ, अभी हमने L/2 पुट किया था x की जगह यहाँ पे, तो हमारा आया था QL²/8। दोस्तों नेगेटिव इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। ये नेगेटिव होता है BMD में, और ऊपर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये डायग्राम इस तरीके से कर्व क्यों लिया, ये डायग्राम इस तरीके से भी आ सकता था, राइट। तो मैं आपको 2 मिनट यहाँ दिखा देता हूँ कि ये इसका कारण क्या है कि ये डायग्राम, एक बार रफ डायग्राम बना देता हूँ कि ये डायग्राम ऐसा बना है और ऐसा क्यों, इस तरीके से क्यों नहीं बना है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है dm/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है। ठीक है, क्यों 0 है, क्योंकि आपको पता है, इसका भी रीज़न बता देता हूँ।
ये जो फॉर्मूला है हमारा, हम ये जो टोटल लोड निकालते हैं Q इंटू एक्स करके निकाला। अब यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू है 0, तो Q इंटू 0 इज 0, हेंस एट C पॉइंट फोर्स इज 0, देयरफॉर देयर इज नो लोड, देयर इज नो शियर फोर्स, हेंस इट इज 0 एट व्हाट पॉइंट, x इक्वल टू 0 पॉइंट, राइट, x इक्वल टू 0 पे। तो ये 0, अब इसी चीज़ को dm/dx क्या है बेटा, स्लोप है, स्लोप, राइट, तो स्लोप हमारी 0 हो रही। तो अब आप लॉजिक लगाइए, यहाँ पे अगर आप जब एक बार टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पे आपकी स्लोप मिनिमम आएगी, राइट, और यहाँ आप टेंजेंट खींचेंगे तो जैसे आप देख ही सकते हैं मैक्सिमम आ रही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम है इस तरीके से बनाया गया। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब एक सेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं y, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम यहाँ इसका C पॉइंट से एक y डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन लिया हुआ है। अब यहाँ इस y सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जैसे कि हमने ऊपर निकाला था, तो सेम तरीके से निकालिए। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे My इज इक्वल टू, अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो लोड दिख रहा है आपको, अब ये तो फुल लोड पे एक्ट करेगा, तो ये टोटल लोड कितना हुआ, Q इंटू L/2, ये क्लियर है। अब ये कहाँ एक्ट करेगा, ये जो L/2 है उसके सेंटर पे करेगा, यानी L/4 पे, ठीक है। हम इस चीज़ को अपनी इक्वेशन में लिख लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, हम सबसे पहले नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस Q इंटू L/2, ये तो हो गया दोस्तों लोड। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, चूंकि ये एक्ट करेगा, एक बार मैं आपको इस डायग्राम में अच्छे से दिखाई देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। या दोस्तों इसके लिए मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ, वो और बेटर रहेगा। यहीं पे आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये हमारा डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ। ये Q लोड है, ये B है, ये C है, ये A है, ये L/2 है, ये L/2 है। दोस्तों हमने ये सेक्शन लिया हुआ है y जो कि C से एक y डिस्टेंस पे है, राइट। अब इसका जो लोड है वो एक्ट करेगा यहाँ सेंटर पे, जो कि C से कितना डिस्टेंस होगा दोस्तों, L/4, परफेक्ट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों, y माइनस L/4, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। ये हमारा फोर्स हो गया, इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो कि y माइनस L/4। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये हमारी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई है 2 नंबर की। दोस्तों अब ये जो y की रेंज रहेगी, y हमारा रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करें, हाँ दोस्तों, y की वैल्यू अगर हम पुट करें L/2, राइट, तो देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन आती है फाइनली। ये एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा L/2 माइनस L/4, ये हमारा QL/2, ये हमारा हो जाएगा QL/2 इंटू L/2 माइनस L/4 विल बी L/4 विच इज़ इक्वल टू माइनस QL²/8। दोस्तों मैंने प्रूव कर दिया कि अगर हमारी L/2 लेंथ पे हम मोमेंट निकालेंगे तो माइनस QL²/8 आएगा, जो कि हमारी इस इक्वेशन के साथ भी इक्वेट करता है, यानी कि हमारा इक्वेशन सही है, ठीक है दोस्तों। अब इस ये जो हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गई है, जो कि है ये वाली इक्वेशन, सॉरी दोस्त, ये वाली इक्वेशन हमारी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन आई है 2 इक्वेशन। अब इसमें हम इस चीज़ को हम प्लॉट करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो आइए दोस्तों प्लॉट करते हैं। अब देखिए, अब ये जो लोड है वो एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहा है फॉर A to B बीम, राइट, क्योंकि A to B में UDL नहीं लगा हुआ है, राइट, इसलिए इसकी जो इक्वेशन आएगी वो लीनियर आएगी बाय कॉमन सेंस। ओके, तो हम हमारा क्रिटिकल पॉइंट रहेगा जो कि पॉइंट A है, इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट C और ये हमारा पॉइंट B, राइट। तो हम A पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हमें चूँकि हमारे A एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम A पॉइंट पे हमारा जनरल इक्वेशन
पे क्या वैल्यू आ रही है वो देखते हैं। उससे पहले हम जनरल इक्वेशन एक और बार फिर लिख लेते हैं। एम वाई वाई इक्वल टू हमारा होगा माइनस क्यू एल बाई टू इंटू वाई माइनस एल बाय 4, राइट। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप y किस तरीके से, आपने y लिया हुआ है तो y हमने c से लिया हुआ है, तो c से यहाँ टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी एक पॉइंट के लिए l, राइट, क्योंकि l/2 प्लस l/2 होगा, राइट। तो हमारा इक्वेशन में हम l पुट करते हैं, m इज इक्वल टू l विच इज माइनस क्यू एल बाय 2 l minus l by 4, right. So this will be minus QL by 2, this will be 3L by 4। ये दोस्तों इसमें मैंने L माइनस एल बाई 4 को 3L बाई 4 लिखा है, चूँकि ये 4L हो जाएगा माइनस L, तो ये 3L बाई 4, राइट। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी जो इक्वेशन ए पे आ चुकी है, इस तरीके से इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। माइनस 3QL स्क्वायर बाय 8, ओके। सो ये हमारा m एट l आ गया दोस्तों। तो माइनस 3QL स्क्वायर बाय 8 को एक बार प्लॉट कर लेते हैं। अब चूंकि आप देख सकते हैं QL स्क्वायर बाई 8 और 3QL स्क्वायर बाई 8 में बड़ा कौन होगा, 3QL स्क्वायर बाई 8 स्वाभाविक है। तो हम एक लाइन खींचेंगे जो कि इस लाइन से बड़ी होगी और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। दोस्तों ये जो कर्व है ये क्लियर दिखना चाहिए कि ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन जैसी ही दिखनी चाहिए। और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये आ गया 3QL स्क्वायर बाई 8। परफेक्ट दोस्तों, बहुत परफेक्ट। अब आइए, अब देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत में ही मैंने आपको बोल दिया था कि हमने E इंटू आई प्रोडक्ट को कांस्टेंट माना है, राइट। तो हमारा जो M बाई ई आई डायग्राम होगा वो एज इट इज़ ऐसा ही दिखेगा। तो हम दूसरा बनाने की जगह इसी को M बाई ई आई डायग्राम बोलेंगे, और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने निकाले हैं इसमें ई आई का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा M बाई ई आई का डायग्राम बन गया है, ठीक है दोस्तों। अब है ना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों आ रही हैं, आप इसको बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए अपन शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। सी का कितना एंगल मूव हो रहा है या कितने एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब ये है सी कितना एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों मोमेंट एरिया मेथड के थ्रू, ओके। मोमेंट एरिया मेथड हमारी क्या कहती है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन हम मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मोमेंट एरिया मेथड की मैं बेसिक इक्वेशंस बता देता हूँ आपको। वो ये कहती है कि आपको जिस पॉइंट का रोटेशन निकालना है, हमारे केस में ये सी पॉइंट है, माइनस थीटा ए जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्वल टू एरिया ऑफ M by EI diagram between C and A points, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा डायग्राम ये है, हमें C पॉइंट का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू A। तो हमारा C पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। अब दोस्तों ये जो डायग्राम है ना दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा M बाई ई आई डायग्राम फाइनली जो बना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में तो ये 2 पार्ट्स में ऑलरेडी है, बट 3 में करिए तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। ये तो ये हमारा एरिया 1, ये हमारा एरिया 2, ये हमारा एरिया 3, ओके। और अब बहुत लॉजिकल सी बात है, ये A से मान लो इस पॉइंट को क्या मान ले हम, E मान लेते हैं। A से E की जो लेंथ है AE इज इक्वल टू ये लेंथ जो कि है QL स्क्वायर बाई 8E, राइट। तो ये एक हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, ये एक पैराबोला बन जाएगा और एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसको मैं आपके लिए सेपरेट भी बना दूंगा ताकि क्लैरिटी आए। तो आइए सबसे पहले हम एक और बार मैं इस डायग्राम को आप लोगों के लिए बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी दोस्तों, ये पैराबोला रहेगा, ठीक है। ये जो हाइट होगी हमारी QL स्क्वायर बाई 8 और ये जो हमारा हाइट रहेगा ये भी 3L स्क्वायर, सॉरी ये Q इंटू 8।
ओके, हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि ये है A1, ये है A2, ये है A3। ओके, और हम पॉइंट्स भी दे देते हैं। ये पॉइंट हमारा C था, ये पॉइंट हमारा B था, ये हमारा A पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं हम एक एक करके। A1 देखिए दोस्तों, ये इसका एरिया होता है 1/3 इंटू हमारी ये हाइट कितनी है QL²/8। ओके, और ये लेंथ कितनी है ये हमें पता है, ये L/2 है हमारे क्वेश्चन से। ओके, L/2। इसमें एक फटाफट से एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ इसको याद करने का तरीका। ये अगर h हाइट है, ये हमारी लेंथ b है, और ये एक पैराबोला है दोस्तों, इस तरीके से ये तो ये जो एरिया अगर कभी कोई पूछे तो ये होगा 1/3 h इंटू बी, और ये एरिया होगा 2/3 h इंटू बी। होपफुली आपको समझ में आया। अब चूंकि हमारा एरिया ये कम वाला है, ये कम वाला है, इसलिए 1/3 यहाँ पे आ गया। इसको और फर्दर सॉल्व कर दो तो ये आएगा QL क्यूब 8 3 24 248, ये हमारा 48 हो गया, ये A1 आ गया दोस्तों। इसी तरीके से हम A2 निकालेंगे। A2 हमारा क्या होगा ये भी आपके सामने निकाल लेते हैं। A2 हमारा ये वाला एरिया है, तो ये है हमारा रेक्टेंगल कहता है L इंटू बी फॉर्मूला होना चाहिए। L हमारा L/2 है, और हाइट जो है ये हमने E पॉइंट माना था, ये और ये बराबर हाइट है, तो ये हो जाएगा QL²/8। तो हम लिख सकते हैं QL³/16। ठीक है, ये हमारा दूसरा एरिया आ गया, ये हमारा फर्स्ट एरिया आया था। अब A3 पे आते हैं। ये तो सिंपल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, हम देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। ये हुआ हाफ बेस इंटू हाइट। हमारा बेस L/2 है, हाइट हमारी Q3L²³/8 माइनस L²³/8, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, हो जाएगा L/4 अपॉन ये हो जाएगा 2L²³/8। ओके, ये 2 1 2 2 4 8, तो फाइनली हमारे पास QL³/16। ओके, ये आ गया A3। हाँ, तो दोस्तों हमारी जो जनरल इक्वेशन थी वो ये कहती है कि C पॉइंट और A पॉइंट के बीच में जो जो एरिया है उनको ऐड कर दो, वो हमारा C का रोटेशन बता देगा विद रिस्पेक्ट टू A। ओके, सो लेट मी राइट इट। सो दिस विल बी θC माइनस θA विच इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 विच इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं QL³/48 प्लस QL³/16 प्लस QL³/16। ओके, ठीक है। और एक और बहुत मज़ेदार बात है जो आपने नोटिस कर ही ली होगी कि हमारा जो रेक्टेंगल है और जो ट्राइंगल है उन दोनों का एरिया सेम आया है। ओके, सो ये जस्ट एक मज़ेदार बात है। और तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 7QL³/48EI। ओके, अब दोस्तों एक और मैं चीज़ बता दूं, तो ये हमारा रोटेशन हुआ C का विद रिस्पेक्ट टू A। अब आप एक चीज़ बताओ, हमारा जो डायग्राम है मैं आपको एक और बार फिर दिखाता हूँ। ओरिजिनल डायग्राम ये है दोस्तों। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या A कोई रोटेशन दिखा रहा है? A कोई रोटेशन नहीं दिखाएगा दोस्तों, सिर्फ C दिखाएगा। इसका अगर आप एक बार डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखें, जो कि मैं अगले पेज में बना देता हूँ, कि वो जब फोर्सेस लग जाएंगे तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा दोस्तों। ये इनिशियली ऐसा रहेगा, ये UDL लगा रहेगा, और फिर कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों जो रोटेशन आ रहा है वो इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे 0 है, तो इसलिए हम θA को लेंगे 0। इसलिए हमारे पास θC आ गया 3QL³/48EI। ठीक है दोस्तों, अब है ना हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये बोलता है कि आपको निकालना है डिफ्लेक्शन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, राइट। तो आइए हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं। डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे कि ये एक्चुअली थ्योरम्स हैं मोमेंट एरिया मेथड की, आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। ये जस्ट एप्लीकेशन है कि कैसे अप्लाई करना है। तो थ्योरम दूसरी ये कहती है कि डेल्टा C माइनस डेल्टा A, उसमें हमें जितने भी एरियाज निकाले हैं हमें उनको उनके सेंट्रोइडल के साथ मल्टीप्लाई करके
उनका समेशन करना है। ये हमें दे देगा इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, यानी हम किस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ डेल्टा सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि इसका तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो डेल्टा ए वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, तो हम इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया ज़ीरो। हमारे पास फाइनली डेल्टा सी इक्वल टू A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार आ गया दोस्तों। अब है ना, इसका सेंट्रॉइड निकालना इतनी आसान बात नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले आते हैं, हम निकालते हैं इसका सेंट्रॉइडल। एक जनरल सा डायग्राम मैं फटाफट से आपके लोग के लिए फिर से बना देता हूँ। ये होगा स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, फिर ये होगा कर्व लाइन। ये दिखना चाहिए दोस्तों इस तरीके से दिखना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, क्या है क्या कुछ नहीं है, हवाइयाँ उड़ जाएंगी। सो ये है 3QL²/8, ये है QL²/8। अब दोस्तों हमने एरिया को चूँकि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसका। अब हाँ, एक और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जहाँ हमारी स्लोप 0 होती है दोस्तों, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ हमारी स्लोप 0 है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ, और रेफरेंस पॉइंट और ये हुआ हमारा ओरिजिन। जनरली ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट हम अलग ही होते हैं। आप मान के चलिए 99% केस में आपको अलग ही लेने पड़ेंगे, और कैंटिलीवर बीम में तो फिक्स है कि जो फिक्स्ड सपोर्ट है वो रेफरेंस पॉइंट ही कहलाता है, और ओरिजिन हमेशा इसका फ्री एंड कहलाएगा। 99% केस में आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब है ना, हमें हमेशा जो ये जो हमने x3, x2, x1 लिया, ये हमारे सेंट्रोइडल्स हैं। सेंट्रोइडल को हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना पड़ता है। तो आइए दोस्तों हम सेंट्रोइडल निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले पैराबोला पे आते हैं। हमें इसकी टोटल लेंथ पता है, ये है L/2, ये भी L/2 ही है दोस्तों। हाँ, अब सेंट्रोइडल, पैराबोला का सेंट्रोइडल होता है सेंट्रोइडल ऑफ एरिया। देखो एक थोड़ा बहुत लॉजिक तो आप लोग भी लगा सकते हैं, जहाँ ज़्यादा एरिया है वहीं पे सेंट्रोइडल होना है। जैसे कि जहाँ ज़्यादा मास होता है वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी आउटसाइड बॉडी ऑल्सो लाइक सेंट्रोइड। ओके, तो ये जो लेंथ होती है ना दोस्तों, ये होती है आपकी 3b/4 या 3 टोटल लेंथ बाय 4। तो यहाँ पे 3/4 तो हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ यहाँ पे L/2 है, तो ये हो जाएगा 3L/8। यहाँ गलती मत करना, क्योंकि पक्का यहाँ 50% लोग गलती करेंगे और पीछे हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ का जो सेंट्रॉइड होगा वो इसका आधा होगा, ये इसको आप बोल दो L/4। ओके, अब यहाँ पे जो होगा इसका टोटल लेंथ का होता है 2 × 2/3 होता है, इंटू टोटल लेंथ L/2 है। एक बार मैं अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ट्रायंगल जो है वो ये है हमारा, इसकी टोटल लेंथ L/2 है। अब चूंकि यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड में फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ इज L/2। दोस्तों मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ये L/2 लेंथ है इसकी टोटल, और इसका सेंट्रॉइड ये है। तो इसकी फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ यहाँ पे L/2 है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली L/3। ओके, अब है ना दोस्तों, ये जो x1, x2, x3 है ना, ये टोटल डिस्टेंस है। ओके, ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस, तो हम उस तरीके से निकालेंगे जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले A1 लिखिए अपने लिए, तो ये है QL³/48 इंटू हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंट्रॉइड का निकाल चुके हैं 3L/8। सारे x जितने भी हैं, जितने भी सेंट्रॉइड निकालें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे। अभी मैंने सिर्फ अंदर के कोऑर्डिनेट्स में निकाल दिए हैं, बट आपको टोटल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालने हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पैराबोला का निकाला है। दूसरा एरिया हम नीचे लिख लेते हैं, चूँकि हमारे पास स्पेस का थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट है। तो A2 हमारा, A2 क्या है, ये है, हम ऑलरेडी A2 निकाल चुके हैं, QL³/16। अब यहाँ L/4 पुट मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पुट करना है L/2 + L/4, क्योंकि हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये हो जाएगा L/2 + L/4। हमारे थर्ड टर्म क्या होगा, QL³/16। अब हमारे सेंट्रॉइड का डिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग से जो डायग्राम बनाया था, ये L/3 आ रहा था। अब L/3 पुट करके आएंगे तो फिर से गलत हो जाएगा, इसलिए इसका टोटल आंसर होगा L/2 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक L/3।
यानी कि L/2 प्लस L/3। ठीक है, तो आगे का मैं आपको दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ, एक नए पेज पे दिखाता हूँ, ऐसे मत कर। ठीक है दोस्तों, अब ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन बचा है जो कि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कैलकुलेशन तो आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ। हमारा फाइनल आंसर आएगा 41Q/L⁴/384EI। ये हमारा फाइनल आंसर आया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए, मैं इसका भी एक वीडियो कमेंट में एक फ़ोटो भेज दूंगा आप लोगों को या व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मोमेंट एरिया मेथड एक इजी मेथड है जो कि आप कैंटिलीवर पे तो आप हमेशा ही लगा सकते हैं, और जो आपके और भी इसको आप कैंटिलीवर के फॉर्मूलेज में लगा सकते हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम्स में लगा सकते हैं। तो एक चीज़ बस हमेशा याद रखें कि इसमें है ना, एक पॉइंट हमेशा ऐसा लेना, जैसे कि मैंने एक पॉइंट ए ऐसा लिया था रेफरेंस पॉइंट, जिसका मेरे को है ना वैल्यू पता थी जो कि है 0। अगर आपको एक डिफ्लेक्शन पॉइंट की वैल्यू पता है तो आप दूसरा वाला आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कितनी इक्वेशन है दोस्तों, एक इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन से एक ही अननोन निकलता है, जो कि आपको पता ही होगा। इसी प्रकार मैंने रोटेशन के लिए भी ए जानबूझ के पॉइंट लिया, क्योंकि मुझे पता है उसका रोटेशन 0 है। ठीक है दोस्तों, अब है ना इसमें है ना बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। एक और वेरिएशन भी आता है जो कि मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कि वो लोग नीचे क्वेश्चन में एक है ना आपको दे देंगे एक रोलर, ओके, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ओके, ये इस डिस्टेंस को x मान लो। तो वो पूछेंगे कि हाँ ये डिफ्लेक्शन कितना हो कि एक मिनिमम यहाँ पे रिएक्शन आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि मैं आने वाले समय में आपको पक्का इस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। एक ही वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऑब्वियसली पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेश्चन में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।